Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर छात्रों को क्लॉज पहचानने में परेशानी होती है। अधिकतर बच्चे क्लॉज नहीं समझ पाते। तो क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है? क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज है क्या? इसको ठीक से हम लोग देखेंगे और क्लॉज को समझने के बाद ही क्लॉज के प्रकार को समझ सकते हैं और फिर उसके बाद आप क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड, इसको समझ सकते हैं। तो क्लॉज को पढ़ाते समय छात्रों को जिन बातों की जानकारी ठीक से दी जानी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं दिया जाता है, जिस कारण छात्र क्लॉज को पहचानने में गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्लॉज है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं उपवाक्य। वाक्य के अंदर जो वाक्य है वो उपवाक्य है। तो हिंदी को कीप इट असाइड, इसको अलग रखिए। तो चलिए बड़ी सरल ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। और आज देखिए, जिन बच्चों को मालूम है फाइनाइट्स, जो जानते हैं कुल कितने फाइनाइट्स हैं, जिनको मालूम है कि फाइनाइट्स ही टेंस बनाता है, फाइनाइट्स के अभाव में टेंस नहीं बन सकता, उसके लिए क्लॉज बिल्कुल आसान है। यही मैं कह रहा था कि इसकी चर्चा नहीं की जाती है और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, समझने में परेशानी होती है, समझाने में परेशानी होती है। तो कुल कितने फाइनाइट्स हैं आप सभी जानते हैं? 27। ये 27 फाइनाइट्स के बगैर आप एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते। और इनके बारे में आपको जानकारी 27 कैसे है? तो 24 ऑक्सिलरीज है और 03 वर्ब्स हैं। कौन? वर्ब के फॉर्म्स V1, V5, V2। तो ध्यान रखिए इसको, इसी से क्लॉज समझ में आएगा। तो इस 27 से बाहर एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 ऑक्सिलरीज आपको मालूम है, 3 वर्ब के फॉर्म्स है, V1, V5, V2, ये टेंस बनाते हैं। अब आइए, एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम किसकी रिक्वायरमेंट है? यस, अब बोलिए, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस? एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? मैक्सिमम छोड़िए। तो मिनिमम एक सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब, मिनिमम, और अधिक जो भी रहे, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब तो रहना ही रहना है। एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस देखिए, आई गो, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस है। अब चाहे जिसको बढ़ाइए जितना बढ़ाना है। आई गो टू स्कूल, I go to school daily with my friends.
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही एट अ मैंगो। एट क्या, वी टू फाइनाइट, एक सब्जेक्ट फाइनाइट, आपने मैंगो डाला, यह अतिरिक्त है, तो मिनिमम क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो कम से कम एक फाइनाइट तो जरूर चाहिए एक सिंपल सेंटेंस के लिए। यू आर माई फ्रेंड, कौन है फाइनाइट, आर, एक फाइनाइट, सिंपल सेंटेंस। ही इज राइटिंग a letter, he is writing a letter, एक फाइनाइट इज, ये सिंपल सेंटेंस है। तो चलिए अब ये समझ में आ गई कि एक वाक्य को खड़ा करने के लिए, एक सामान्य वाक्य को खड़ा करने के लिए अंग्रेजी में हमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। अब आता है यही एक सेंटेंस जो फाइनाइट वर्ब बनाता है सब्जेक्ट के साथ मिलकर, और वही जब किसी वाक्य का अंग हो जाए क्लॉज। देखिए हम दो सेंटेंस लिखते हैं अलग अलग, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, आप चाहो तो और जोड़ सकते हो, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। लेकिन छोड़िए, एक सेंटेंस देखिए, एक सब्जेक्ट में फाइनाइट वर्ब है V1, एक सेंटेंस। दूसरा लिख रहे हैं, देखिए, ही कम्स, वह आता है, ही कम्स, फाइनाइट वर्ब, यहाँ फाइनाइट वर्ब वी के साथ V1 टेंस बना रहा है, ही के साथ V5 टेंस बना रहा है, फाइनाइट। अब अगर हम इन दोनों अलग अलग सेंटेंस को जोड़ दें तो ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है, ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है। तो अभी ये सिंपल सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है अलग अलग। लेकिन देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, वी प्ले व्हेन ही कम्स। अब जरा बताइए, यहां फुल स्टॉप है, यानी यहां से यहां तक एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। ये यहां से यहां एक सेंटेंस था, ही कम्स एक अलग सेंटेंस था, जब दोनों को जोड़ दिया तो सेंटेंस एक हो गया। लेकिन जो सेंटेंस था वो किसमें तब्दील हो गया, क्लॉज। वी प्ले एक क्लॉज, ही कम्स दूसरा क्लॉज, दोनों को जोड़ दिया व्हेन से। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो सेंटेंस बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट क्लॉज बनाने के लिए भी है। लेकिन क्लॉज कब बनेगा, जब वो किसी वाक्य का अंग हो जाएगा, राइट। तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब ईटीसी सेंटेंस बनाता है, सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब यही एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब किसी दूसरे सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के साथ मिलकर मिल जाता है, वाक्य का हिस्सा बन जाता है, तो क्लॉज में तब्दील हो जाता है। तो क्लॉज के लिए क्या अब परिभाषा होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? देखिए, वी प्ले व्हेन ही कम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम एक सेंटेंस है, कौन है फाइनाइट, शैल। टीच नहीं है यहां, मैं बार बार कहा V1 जब टेंस बना, यहां टेंस नहीं बना रहे, सेल्फ फाइनाइट है, इसलिए एक शब्द साथ एक ही फाइनाइट आता है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ टीच नॉन फाइनाइट है, इसलिए V1 फाइनाइट भी है और V1 नॉन फाइनाइट भी है। तो यहां देखिए प्ले V1 फाइनाइट है, लेकिन यहाँ टीच फाइनाइट नहीं है। आई शैल टीच हिम एक सेंटेंस, दूसरा ही विल कम, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, स्वतंत्र। अब इन दोनों को हम जोड़ करके एक सेंटेंस बना देंगे और लिखेंगे आई शैल टीच हिम
if he comes। अब देखिए कितने क्लॉज हो गए। तो सेंटेंस तो एक है, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, क्योंकि फुल स्टॉप वहां है, एक सेंटेंस एक है। लेकिन इसके देखिए आई शैल टीच हिम एक पार्ट, इफ ही कम्स दो, ही कम्स दूसरा पार्ट, दोनों को इफ से जोड़ा कंजंक्शन से। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो सेंटेंस बनाता है वही जब वाक्य किसी वाक्य के अंग के रूप में आ जाए तो क्लॉज हो जाता है। अब डिफाइन कर लीजिए, क्या होगा डेफिनेशन, क्या होगा क्लॉज का? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक से सुनिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ at least a subject and a finite verb used as a part of a sentence is called a clause, right? शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब कम से कम अवश्य हो, कम से कम, एटलीस्ट मैंने बोला, बाकी चीजें हैं तो है, लेकिन कम से कम मिनिमम क्या चाहिए? तो शब्दों का ऐसा समूह हो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अवश्य हो। और जब उसका प्रयोग हम किसी वाक्य के अंग के रूप में करते हैं तो वो क्लॉज कहलाता है। तो भाई एक सेंटेंस बनाने के लिए भी तो मैंने कहा था एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। क्लॉज का भी परिभाषा वही है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कम से कम जरूर हो, वो किसी वाक्य का अंग हो। जब किसी वाक्य का अंग बन जाएगा और वाक्य के अंग या तो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा या कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहेगा, यही तो पार्ट्स है सेंटेंस के, राइट? चलिए तो देखते हैं, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। तो आई शैल टीच हिम अपने आप में सेंटेंस नहीं है, यहां से यहां तक जो एक सेंटेंस है उसका एक पार्ट है और ही कम्स एक पार्ट है, दोनों मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस था वो क्लॉज में तब्दील हो गया, लेकिन आई शैल टीच हिम क्लॉज, इफ ही कम्स क्लॉज। यहां देखिए, वी प्ले क्लॉज, ही कम्स क्लॉज। अब बिल्कुल समझ गए होंगे ठीक से कि कुछ नहीं है। अब शॉर्ट में आइए, अगर इससे भी कम करके आपको बताने की कोशिश करें तो सीधे बोलिए, जितने फाइनाइट्स उतने क्लॉजेस। लेकिन अगर बोलिए एक फाइनाइट है तो सिंपल सेंटेंस, एक फाइनाइट वर्ब से बना सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, चाहे वो इतना छोटा हो कि इतना बड़ा हो। कहीं गौर कीजिएगा, फाइनाइट अगर एक है तो सिंपल सेंटेंस है। कई बार आप देखिएगा बहुत बड़ा रहेगा आपको देखने के सेंटेंस, लेकिन सिंपल रहेगा, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। कहेगा सीइंग द टाइगर आई फियर्ड, देखिए हम यहां लिख रहे हैं, इसको उठा दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कहेगा seeing a tiger he feared, बाघ को देखकर वह डर गया, किसी बाघ को देखकर डर गया। नहीं, अगर आप यहां डर लगा देते हैं तो चलिए कोई नहीं, डेफिनेट बाघ हो गया, जाति भर के बाघ को तो देखिएगा नहीं। तो बाघ को देखकर वह डर गया, he feared, इसमें देखिए फाइनाइट कितना है, एक, feared, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं, एक फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस। फिर देखिए, बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर योर हेल्प, यहां हेल्प नाउन है, क्योंकि योर के बाद है, पॉजिटिव के बाद नाउन आता है भाई,
but for your help he can't do the work. अब इसमें आप कितना बड़ा सेंटेंस है मत चिंता कीजिए। सेंटेंस क्या है कोई परेशानी बात नहीं। देखिए फाइनाइट कितने हैं, बट फॉर योर हेल्प ये कान है सिर्फ। डू दिस वर्क, डू यहां करना फाइनाइट, V1 है नॉन फाइनाइट, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट, एक सब्जेक्ट साथ एक ही फाइनाइट, ये फाइनाइट है बाकी आपको फाइनाइट से नहीं। सिंपल सेंटेंस। चलिए तो अब आप ये कहिए क्लॉज में, क्लॉज अगर निकालना है सेंटेंस में, आप देखिए एक अगर है तो सिंपल सेंटेंस से क्लॉज निकलना ही नहीं है। अब एक से अधिक फाइनाइट्स हैं तो क्लॉजेस हैं। तो मैंने पहले ही नारा दिया था, एज मेनी फाइनाइट्स सो मेनी क्लॉजेस। आपको अगर 10 फाइनाइट दिखाए थे तो 10 क्लॉजेस होंगे। अब सारी बात देखिए एकदम पानी की तरह आसान हो रहा है। अब हम सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए आप कहते हो सीता इज पुअर बट राधा इज रिच। दिस द सेंटेंस। अब आप उसमें क्लॉज निकालना है तो सीधे देखिए इसमें फाइनाइट्स कितने हैं, एक फाइनाइट दूसरा फाइनाइट, यानी 2 क्लॉजेस। एकदम कुछ नहीं है। मैंने पहले बोला ना कि सर जी लोग फाइनाइट्स बोलते ही नहीं है, फाइनाइट्स का पहचान नहीं कराते हैं और बाद में उनके लिए भी परेशानी होती है पढ़ाने में और छात्रों को भी परेशानी होती है समझने में। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। He says that he will teach Mohan if he comes। यहां फुल स्टॉप है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है। He says that he will teach Mohan, ये will है, if he comes। अब बोलते हैं इसमें आपसे कहा जाए जो क्लॉजेस निकालो तो कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइनाइट देखिए। He says V5, आपको मालूम है V5 जहां भी हो फाइनाइट, सिर्फ V1 है तो देखना फाइनाइट की नॉन फाइनाइट है कि नहीं है। बाकी V1 V5 और V2 तो पक्का फाइनाइट है और 24 ऑक्सिलरीज। पिछला वीडियो देखिए। एक क्लॉज ही विल, 24 ऑक्सिलरीज में 24 जो 24 फाइनाइट्स हैं उसमें विल है फाइनाइट। तो देखिए टीच यहां फाइनाइट नहीं है, टीच V1 है। मैं बार बार कहता हूं कि V1 फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों का काम करता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट साथ एक ही फाइनाइट आएगा। जब विल फाइनाइट है तो फिर ये नॉन फाइनाइट है। ये V1 क्या है, नॉन फाइनाइट। बहुत अच्छा तरीके से समझने के लिए आपने ठीक था। तो ही सेज V5 एक क्लॉज, विल सॉरी V5 तो ये हो गया पहला फाइनाइट। पहले फाइनाइट देख लीजिए, फाइनाइट विल फाइनाइट और इफ मोहन कम्स ये V5 है फाइनाइट। कुल कितने हैं, 3 फाइनाइट्स, 3 है हमारे पास फाइनाइट्स, 3 क्लॉजेस हैं। अब इसे बोलिए जितने फाइनाइट्स उतने क्लॉजेस, तो कितने क्लॉजेस हैं कुल 3। कहां से कहां देखिए, ही सेज एक क्लॉज, ही विल टीच दूसरा क्लॉज, टीच मोहन इफ ही कम्स तीसरा क्लॉज। अब आप गौर करके तीनों में सब्जेक्ट भी है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप सब्जेक्ट ना ढूंढ पाए। अगर सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो वैसी स्थिति में सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको या आप नहीं ढूंढ पाएंगे आसानी से। लेकिन ये तय है कि देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट।
आप एक याद रखिए स्लोगन, जहां फाइनाइट है वहां सब्जेक्ट है, जहां सब्जेक्ट है वहां फाइनाइट जरूर है। राइट? सब्जेक्ट होगा तो जरूर उसके फाइनाइट वर्ब होंगे। जब तक फाइनाइट वर्ब उसका नहीं होगा वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और यदि फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट जरूर कहीं ना कहीं है। अब ढूंढिए, ढूंढ पाए तो ठीक है, कभी कभी नहीं ढूंढ सकते। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, डू और डाई, सिर्फ कहते हैं डू और डाई, नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा आपको। डू और डाई, इसमें कितने फाइनाइट्स हैं? 2, डू, V1 शुरू में आकर के, तो जब V1 प्रारंभ में हो तो टेंस बना पाता है फाइनाइट। डाई तो बोलेगा सर सब्जेक्ट कहां सर इसके? इसीलिए मैंने कहा था कि क्लॉज के लिए सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब जरूर है, लेकिन हो सकता है आप सब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी ढूंढ पाए, लेकिन फाइनाइट तो रहना ही है। ये 2 फाइनाइट हैं, ये 2 क्लॉजेज हैं इसमें, ये कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए उसको बाद में बोलेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बाद में समझिएगा, पहले फाइनाइट समझिए, क्लॉज समझिए। क्लॉज हो गया, क्या बात बाकी है। अब सब्जेक्ट, इसमें यू छुपा हुआ है, ये आदेशात्मक सेंटेंस है, इंपरेटिव वाक्य है, माने यू डू और यू डाई, करो या मरो। जब हम किसी को कहते करो या मरो, माने तुम करो या तुम मरो, तो कौन लेटेंट है, कौन छुपा हुआ है? सब्जेक्ट यू। यहां भी कौन छुपा हुआ है? यू डू और यू डाई। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में फोर्सफुल बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में यू को छोड़ देते हैं। तो देखने में कैसा लग रहा है? इसमें 2 क्लॉजेज हैं। फिनिश्ड। तो फिर सुन लीजिए, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ईटीसी का समूह जो किसी बात का अंग हो क्लॉज कहलाता है। सब डिपेंड करता फाइनाइट वर्ब। और नीचे बोलिए कि सिर्फ फाइनाइट है तो क्लॉज है। इसलिए जिस वाक्य में जितने फाइनाइट होंगे उतने उतने क्लॉजेज होंगे। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल है। अब आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लॉज स्ट्रक्चर। वीडियो बड़ा हो जाएगा, खाली नाम सुन लीजिए। अगर एक फाइनाइट वर्ब से बना सेंटेंस है तो सिंपल, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बने हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं तो कंपाउंड, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बने हैं और यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े हैं तो कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार्ट ले लीजिए, समझने का चार्ट ले लीजिए, समझ में आ जाएगी। हाँ, इसके अलावे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावे रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब भी जोड़ता है, लेकिन सावधान रहिएगा रिलेटिव प्रोनाउन से कंपाउंड भी बनता है। बहुत हो गया क्लास में, एनफ। थैंक यू, सी यू, बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।